अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नेम है हमारे पास सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड, या हम उसे कहते हैं फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अ सेकंड ऑर्डर। इससे पहले जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड, या उसे हम कहते थे फंडामेंटल कोफिशिएंट, या उसे कहते थे फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ऑन अ सरफेस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, आज हम उसी का सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे। अब इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अच्छे से फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फॉर्म देखिएगा, उसके बाद ये सेकंड ऑर्डर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डीप कंसेप्ट में पढ़ेंगे ताकि हमें इसका पता चल जाए। ठीक है, सबसे पहले हमें इस बात का पता है कि आर वेक्टर इज़ इक्वल टू आर यू वी, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सरफेस होती है। ये हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सरफेस होती है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड या फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अ सेकंड ऑर्डर, मतलब सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर मतलब सेकंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर आर यू वी, मतलब इस सरफेस का हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू सरफेस। किसके लिहाज से, नॉर्मल टू द सरफेस के लिहाज से। उसको हम डोनेट क्या करेंगे, एल एम और एन के साथ, एल एम और एन के साथ। जब हमने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ई एफ और जी, और सेकंड ऑर्डर में हमने क्या पढ़ना है, एल एम और एन पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था ई एफ जी, और सेकंड ऑर्डर में हमने क्या पढ़ना है, एल एम और एन। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल टू अ सरफेस क्या है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। हम क्या पढ़ें, क्या है नॉर्मल टू अ सरफेस क्या है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब ये देखिएगा, नॉर्मल टू द सरफेस के हमारे पास हम डेफिनेशन क्या है, दी नॉर्मल एन। हम इसको शो क्या करते हैं, इस एन के साथ शो करते हैं, एन के ऊपर वेक्टर टू द सरफेस, सरफेस के लिहाज से एट एनी पॉइंट इज़ परपेंडिकुलर, उसका हर एक पॉइंट परपेंडिकुलर होगा किस पे, टेजेंट पे। ठीक है, टू अ बोथ कर्व्स सो लाइन अलोंग R1 एंड R2 आर क्या है हमारे पास, R1 क्रॉस R2। अब ये जो R1 है और ये R2 है, ये जो हमारे पास वेक्टर एन है ना, नॉर्मल है, ये किसके टेजेंट है, ये R1 के भी टेजेंट है और R2 के भी टेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास जो एन वेक्टर है, ठीक है, ये एन वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू R1 भी है और एन वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू R2 भी है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमने इसका नॉर्मल निकालना है तो हम नॉर्मल कैसे निकालेंगे कि n जो वेक्टर है, ये जो हमारे पास, इसका मतलब जो n दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा ना, इसको हम लिख लेते हैं n क्रॉस ना सॉरी R1 क्रॉस R2। अब हम जब नॉर्मल निकालेंगे टू दिस सरफेस तो क्या हो जाएगा, R1 क्रॉस R2 ओवर इसका मैग्नीट्यूड। क्योंकि हम इसे पता है कि हम इसका यूनिट नॉर्मल लेंगे तो वो ये यूनिट नॉर्मल क्या निकलेगा, हमारे पास पता है कि हमें यूनिट, अगर किसी चीज़ का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, वेक्टर आर वेक्टर ओवर उसका मैग्नीट्यूड। तो इसमें हमारे पास क्या है, R1 क्रॉस R2 है, यहाँ पे R1 क्रॉस R2 ओवर इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो लिखा हुआ है ना R1 क्रॉस R2 का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास एज के बराबर होता है। ये हमने पीछे पढ़ के आए हैं जो हम फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में, तो इसको मैंने एज के बराबर रख दिया। तो इसका मतलब इसमें से R1 क्रॉस R2 की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगा, एन वेक्टर डॉट एच आ जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। मैंने लिखा हुआ है जब एन वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू होगा R1 के, जब एन वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू होगा R1 के, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। एब्सोल्युटली जब हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान जब परपेंडिकुलर होता है एंगल 90 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो R1 डॉट एन वेक्टर R1 के साथ जो परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। यही एन जो वेक्टर है, ये जब नॉर्मल जिसको हमने शो किया हुआ है, जब ये R2 के परपेंडिकुलर होगा तो R2 के परपेंडिकुलर होगा तो फिर आंसर हमारा ज़ीरो आ जाएगा। इसको हम कहते हैं नॉर्मल टू दी सरफेस। मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, दी नॉर्मल एन टू अ सरफेस।
हमने नॉर्मल है टू द सरफेस के लिहाज से है, एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट हमारे पास क्या है, ये दो वेक्टर्स हैं, एक r1 टेंजेंट वेक्टर है और r2 टेंजेंट वेक्टर है। जब r1 क्रॉस r2 टेंजेंट वेक्टर हो जाएगा तो इसका मतलब ये n इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर है ये इसके लिहाज से आ गया। तो अब जब इसका हम नॉर्मल टू दी सरफेस निकालेंगे, मतलब यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, आप n वेक्टर ओवर r वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ठीक है, अब हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ का पता चल गया कि हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है टू दी नॉर्मल टू दी सरफेस, और इसमें हमने क्या निकालना है, एक एल एम और एन निकालना है। मैंने पीछे पहले भी एक बार कहा था कि हम फर्स्ट में क्या निकालते थे, फर्स्ट में हम निकालते थे ई एफ जी, और इसमें एल एम और एन निकालना है। अब ये देखिएगा, अब हमने हमारे पास क्या है, ये सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि आर वेक्टर जो हमारे पास दिया होता है तो उसका r11 लेंगे, मतलब डबल डेरिवेटिव लेंगे, r2 लेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे, r2 का जो डेरिवेटिव होता है r1 को उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका पहले भी हमने एक, इससे पहले जब हम नोटेशंस पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ नोटेशन में पढ़ी थी कि जो r12 वेक्टर है या r21 है, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ के आए हैं। इसका हमने सेकंड ऑर्डर के लिए लेना है, तो हमने वन का भी जो हमारे पास इस एक चीज़ देख लीजिएगा, जो r1 होता है ना, r1, तो ये जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वह ये विद रिस्पेक्ट टू u होता है। किसके, ये विद रिस्पेक्ट टू r1 जो होता है ये विद रिस्पेक्ट टू u होता है, और जो r2 होता है ये विद रिस्पेक्ट टू v होता है। ये किसके लिए, विद रिस्पेक्ट टू u होता है और ये विद रिस्पेक्ट टू v होता है। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा। जब r1 का डेरिवेटिव लूँगा फर्स्ट तो पार्शल r ओवर पार्शल u आ जाएगा, जब सेकंड डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आ जाएगा, पार्शल r स्क्वायर ओवर पार्शल u स्क्वायर। इसी तरह v के लिहाज से आएगा, r2 v के लिहाज से आएगा तो इसका डबल डेरिवेटिव v स्क्वायर आ जाएगा। ये r2 है, मतलब r2 का पहले विद रिस्पेक्ट टू v आ जाएगा, फिर u आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये नोटेशंस में हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिएगा एल एम और एन हमारे पास क्या होता है, ये हमने पीछे ये पढ़ा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और किसके लिहाज से, नॉर्मल टू दी सरफेस। ये नॉर्मल हमने इसको शो एल एम और एन के नाम से किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ शो किया हुआ है। एन जो हमारे पास नॉर्मल टू दी सरफेस है, डॉट ये सेकंड डेरिवेटिव के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरह एम एन है जो, ये इसके साथ डबल डेरिवेटिव हो जाएगा r12 के साथ, और ये n है ये फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। किसका, ये सारा का सारा नॉर्मल, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव और ये भी सेकंड डेरिवेटिव होता है हमारे पास, तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो एल एम और एम निकाल लेंगे। एन के एल कैसे निकलेगा, 1 को सब जब नॉर्मल के साथ करेंगे। अब एम कब निकलेगा, 1 2 को करेंगे, और 2 2 जब एन कैसे निकलेगा, 2 2 करेंगे। ये देख लीजिएगा, इसको एक ये मैंने शो किया है एन के लिहाज से, और ये हमारे पास एन जो है ये नॉर्मल टू दी सरफेस है। ठीक है, तो इसको मिक्स नहीं कर लीजिएगा। अब देखिएगा, मैं पीछे अभी पढ़ के आया हूँ, हम पढ़ा के आया हूँ कि हमारे पास क्या है कि वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर टू सरफेस, मतलब एन हम कैसे निकालेंगे, r1 क्रॉस r2 ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास एच के बराबर होती है। लेट वी डोनेट द क्वांटिटी एल एन माइनस एम स्क्वायर। ये हम पीछे जब हम फर्स्ट पढ़ रहे थे तो हमने कैसे लिखा था, ये देखिएगा। फर्स्ट मैंने क्या कहा अभी आपको, कि जो हमारे पास फर्स्ट होता है वो हम किसके लिहाज ले रहे थे, ई एफ और जी के लिहाज से। तो उसमें जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो हमने क्या बनाई थी, ई जी माइनस एफ स्क्वायर बनाई थी। अब देखिएगा ये हमने कैसे लिया है, ये हमने जो लिया है ये हम ले रहे हैं एल एम और एन, ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस इसके साथ स्क्वायर लगा दिया। अब ये देखिएगा, ये सेम प्रोसीजर वैसे ही है जो फर्स्ट के साथ किया था। यहाँ पे एल एन और माइनस एम का क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम जो फर्स्ट में हमने काम किया था वही काम किया था। इसको जो हमने शो किया था वो हमने एच स्क्वायर के साथ शो किया था। तो अब इसको हमने किसी एक और कांस्टेंट के बराबर रख लेते हैं, तो इसको हम टी स्क्वायर के साथ शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो आ गया है, ये हमारे पास आया है सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड। ठीक है, या इसको हम क्या दूसरे नाम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब हम इसके लिहाज से थोड़े से रिमार्क्स देखेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन भी इंशाल्लाह करेंगे। अब ये देखिएगा, ये 3 रिमार्क्स हमारे पास दिए हुए हैं। ये देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, R1 R2 और R11, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, R1 R2
ये R1 ये R1 सेम, ये R1 ये R1 ये R1 ये R1, हमने क्या क्या आर एक R11 है, एक हमारे पास R2 है और एक हमारे पास R22 है। ये हमारे पास क्यों कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर होता है, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर या सेकंड मैग्नीट्यूड हम जिसको कह रहे हैं। इसको हमने R12 के साथ और एक बार सबको R11 को R12 को और एक R22 को R12 के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारे पास से क्या फॉर्म बनती है। अब देखिएगा जब हम फर्स्ट करते हैं, ये फर्स्ट से अच्छे से समझ आ गया ना तो बाकी बहुत दोनों इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा जब मैं फर्स्ट कर रहा हूँ तो देखिएगा मैंने R1 और R2 को डॉट प्रोडक्ट ले लिया और तीसरे के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। अब जब मैं पहले दो को डॉट प्रोडक्ट में लिख लूँगा और तीसरे को क्रॉस प्रोडक्ट में लिख लूँगा तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे भी करना चाहूँ या R1 और R2 के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ और ये तीसरा वैसे लिख लूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। ये दोनों फॉर्म इसकी लिख सकता हूँ, इस दोनों फॉर्म में जो मर्ज़ी फॉर्म लिख सकता हूँ। तो मैंने इस फॉर्म में इस फॉर्म को चेंज किया है। आप अगर इसको ना लिखना चाहो इस फॉर्म को तो आप ना भी लिखो तो फिर भी ये डायरेक्ट फॉर्म से ये वाली फॉर्म बन सकती है। इससे हम डायरेक्ट ये वाली फॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। क्या कर दिया कि यहाँ डॉट था मैंने क्रॉस कर दिया, यहाँ क्रॉस था मैंने डॉट कर दिया, बस इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब हमें पता है कि R1 क्रॉस R2 हमारे पास क्या होता है, NH होता है। ये हम पीछे निकाल के आए हैं। तो मैंने R1 डॉट R2 की जगह NH मतलब रिप्लेस कर दिया और उसके बाद ये डॉट R11 आ गया। अब ये देखिएगा ये एच को मैं इसको अगर मैंने मेरे पास लिखा हुआ NH या HN ये सेम होता है, ये एक चीज़ ही होती है। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया HN की फॉर्म में। तो ये देखिएगा N डॉट R11 हमारे पास पीछे हम पढ़ के आए हैं कि N डॉट R11 हमारे पास क्या होता है L के बराबर, तो ये HL के बराबर हो गया। ठीक है क्या, बस ये हमारा काम था। अब देखते हैं हम जो सेकंड है वो देखिएगा, वो बिल्कुल आपको इजी समझ आ जाएगा अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया। होप सो इंशाल्लाह। अच्छा ये देखिएगा, ये फिर मैंने R1 और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया और तीसरे का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। मैंने क्या कहा कि हम इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया, यहाँ डॉट था क्रॉस कर दिया, यहाँ क्रॉस था यहाँ डॉट कर दिया। इन दोनों के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया और एक के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट। हमने इसमें करना क्या होता है, हमने दो के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेना होता है और एक के दरमियान मतलब दो के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट चेंज कर दिया, इसमें डॉट। तो इसमें वही सेम प्रोसीजर हमने NH चेंज कर दिया क्योंकि R1 क्रॉस R2 हमें पता है कि वो NH के बराबर होता है। और अब फिर इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, जैसे हमने ये वाली चीज़ रिप्लेस की थी, चेंज कर दिया, जगह चेंज कर दी, HN कर दिया। और हमें पता है NR12 क्या होता है, वो हमें M के बराबर होता है। ठीक है, और इसी तरह जब तीसरा पार्ट आएगा तो तीसरा पार्ट हमें बिल्कुल सेम वैसे ही इन दोनों के दरमियान में पहले मैं डॉट प्रोडक्ट ले लिया, फिर तीसरा क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, फिर उसको चेंज कर दिया। जब ये R1 क्रॉस R2 आ जाएगा, ये NH के बराबर आ गया, NH की फिर जगह चेंज कर दी। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सारा कुछ सेम है, कोई मतलब डिफ़िकल्टी नहीं है। सिर्फ क्या चेंज करना है, जब NR11 आ जाएगा तो L कर देना है, जब NR12 आ जाएगा तो M कर देना है, जब इसी तरह जब NR22 आ जाएगा तो तब N कर देना है जी, यहाँ पे क्या कर देना है, M कर देना है। ठीक है, अब हम इसके लिहाज से ये रिमार्क्स अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड अ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। अब ये भी ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है, फाइंड। अब ये देख रहे हैं लिखा हुआ है फाइंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। अब ये हमें ये नहीं बता रहा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है। इसका मतलब हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर भी निकालना है और सेकंड ऑर्डर भी निकालना है। तो अगर लिखा हुआ है फाइंड द फंडामेंटल ऑफ सेकंड ऑर्डर तो आपको पता लग जाएगा हमने क्या निकालना होगा, हमने LMN निकालना होगा। और जब फर्स्ट ऑर्डर निकालना होगा तो हमने EFG निकालना होगा। ऑफ अ सरफेस गिवन इक्वेशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है x, y और z। और हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स अब पहले हमारे पैरामीटर्स हम पढ़ रहे थे u और v। यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर v की जगह पे हमारे पास फाई आ गया है, पैरामीटर्स बाकी वही हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि सरफेस के ऊपर दो पैरामीटर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, एक u होता है एक v होता है। और यहाँ पे जो v है वहाँ फाई चेंज कर दी है, बस और कोई काम नहीं किया। अब जो हम क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिएगा हमें पता है कि जब R X Y Z हो जाएगा, क्योंकि X Y Z है हमारे पास, R वेक्टर हमारे पास क्या होता है X Y Z के बराबर होता है, XI प्लस YJ प्लस ZK। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, XI ये हमारे पास पता है R वेक्टर किसके बराबर होता है, ये YJ प्लस ZK।
ये इसके बराबर भी होता है, ठीक है। तो हम इसके बराबर लिखते हैं ना इसको, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम आगे करते हैं। हमें x की वैल्यूज़ पता है, x की वैल्यू मैंने जगह x की वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी, x की जगह मैंने u cos फाई कर दिया, y की जगह u sin फाई कर दिया और z की जगह c फाई कर दिया। हमने फाइंड करना है पहले फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हमने क्या निकालना है, ई एफ और जी निकालना है। मैं जो पहले बता रहा था, जब ई एफ जी, ई हमने कैसे निकालना है, ई हमने निकालना है आर वन डॉट आर वन, मतलब आर वन का डॉट प्रोडक्ट, और जी एफ जी ने कैसे निकालना है आर टू का डॉट प्रोडक्ट, और एफ कैसे निकालना है आर वन डॉट आर टू। अब मैं इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप आर वन वन को ना करिएगा, ये ना कर दीजिएगा कि ये हमारे पास आर वन वन है, ये आर वन वन नहीं है, ये हमारे पास आर वन वन नहीं है, ये आर वन का आर वन के साथ डॉट प्रोडक्ट है। ये आर टू 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 नहीं है, ये आर टू का डॉट प्रोडक्ट है आर टू के साथ। ये आर वन टू नहीं है, ये आर वन का डॉट प्रोडक्ट है आर टू के साथ, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिएगा, मैंने आर वन लिख दिया। आर वन मेरे पास क्या होता है, आर वन का मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो फिर जब फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो पार्शियल आर और पार्शियल यू, तो ये मेरे पास इक्वेशन थी, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लूँगा तो यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ भी वन आ जाएगा, कॉस फाइव वैसे आ जाएगा, यहाँ पे कॉस साइन फाइव वैसे आ जाएगा, और सी फाइव है सी फाइव है, मतलब इन इसके दरमियान में हमारे पास इसके ये इस वैल्यू के साथ यू नहीं है, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा आंसर। तो जब मैं इसका आर वन वन लूँगा, ये आर वन वन मैं लेने लगा हूँ इसलिए ताकि हमें जब ई एफ जी निकालना है हम तब हमें इसे यूज़ होगा, तो इसको हम पहले निकाल के रख लेते हैं क्योंकि हमें आर वन निकाल रहे हैं इसलिए। जब मैं आर वन का डबल आर वन वन करूँगा तो मतलब इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, जब डबल डेरिवेटिव लूँगा तो ये कॉस फाई है। अब ये जो हमारे पास आर वन 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 है ये विद रिस्पेक्ट टू यू है, तो अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे भी हमारे पास u की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी u की वैल्यू नहीं है और यहाँ पे भी u की वैल्यू नहीं है, ये ज़ीरो का तो ज़ीरो वैसे ही आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लूँगा तो ज़ीरो आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लूँगा तो वो भी ज़ीरो आ जाएगा, तो मतलब ये सारा का सारा ज़ीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब आर वन वन का आंसर मेरे पास कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। इसी तरह जब मैं आर टू निकालूंगा तो आर टू अब किसके लिहाज से होना है, विद रिस्पेक्ट टू फाई के लिहाज से होना है। जब फाई के लिहाज से होना है तो हमें पता है कि जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई लूँगा तो यू से कांस्टेंट है वो वैसे आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा, और इसका जब लूँगा तो यू कांस्टेंट है वैसे आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, और फाई का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, सी वैसे साथ आ जाएगा। तो ये देखिएगा कुछ इस फॉर्म का ये हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास ये माइनस यू साइन फाई और यू कॉस फाई सी आ जाएगा। इसका आर टू टू मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई ही दोबारा लेना है, तो इस साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, कोस की जगह माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये यू कोस फाई था, ये माइनस साइन फाई यू साइन फाई हो जाएगा। सी का डेरिवेटिव अब इसके लिहाज इसके पास फाई नहीं है तो ये कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट डेरिवेटिव के लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा अगर खाली कांस्टेंट हो। तो ये हमारे पास आर टू टू की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये देखिएगा जब ये आर वन टू निकालना हो तो पहले आर टू हमें पता होगा, आर टू हमारे पास ये पीछे निकला था, इसका डेरिवेटिव अब वन में अब डेरिवेटिव पहले ये विद रिस्पेक्ट टू फाई था क्योंकि आर टू हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई लेना है, और आर वन टू लूँगा तो जब आर वन टू लूँगा तो इसका मतलब है ये हमारे पास आर वन विद रिस्पेक्ट टू यू आएगा, तो इसलिए ये अब इसका डेरिवेटिव अब रिस्पेक्ट टू यू लेना है क्योंकि हम कैसे ले रहे हैं कि आर टू हमारे पास दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव आर वन टू लेना है। तो जब आर वन टू लूँगा तो टू का जो आर टू आया होगा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लूँगा, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लिया तो वन आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लिया तो वन आ जाएगा। यहाँ पे यू है नहीं तो ये आंसर कितना आ जाएगा, इसका ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये समझ आ गई। अब ये देखिएगा आर वन मेरे पास निकला हुआ था, आर वन के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये देखिएगा ये आर वन की वैल्यू थी, ये फिर आर वन की वैल्यू थी। जब कॉस को कॉस के साथ दिया क्योंकि ये देखिएगा ये सारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ये कॉस फाई मतलब कॉस आई मतलब प्लस साइन जे प्लस ज़ीरो के मतलब ये आई जे के की फॉर्म में है, तो मैंने इसको सिंपली जो हम लिखते हैं फॉर्म हम वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। एक बार तो ये देखिएगा कॉस के साथ किया तो कॉस स्केयर आ जाएगा, साइन को साइन के साथ किया तो साइन स्केयर आ जाएगा, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ किया तो ज़ीरो आ जाएगा। साइन स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर फाई हमें पता है कि वन के बराबर होता है, तो ई का आंसर हमारे पास वन आ जाएगा। इसी तरह जब हम एफ़ निकालेंगे तो मैंने कहा था कि आर वन का डॉट प्रोडक्ट लेना है आर टू के साथ, तो ये आर वन की वैल्यू आ गई और ये आर टू की वैल्यू आ जाएगी।
पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे और तीसरे को तीसरे, वैसे जैसे हम, क्योंकि ये आई जे के की फॉर्म में है। अब ये देखिएगा ये cos फाई इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि cos को माइनस यू साइन फाई के साथ किया तो माइनस यू साइन फाई cos फाई आ जाएगा। इस साइन को यू cos फाई के साथ किया तो यू साइन फाई cos फाई, और ज़ीरो को सी के साथ किया तो ज़ीरो आ जाएगा। इस तरह ये एफ़ की वैल्यू आएगी। जब हम जी की वैल्यू निकालेंगे तो जी R22 का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये R2 आ गया और ये R2 आ गया। फिर उनका वैसे डेरिवेटिव, ये पहला यू माइनस यू साइन फाइव का माइनस यू साइन फाइव के साथ किया तो यू स्केयर साइन स्केयर फाई आ जाएगा। इस यू कॉस फाई को इस यू साइन कॉस फाई के साथ किया तो यू स्केयर कॉस फाई स्केयर आ जाएगा। ये सी को इस सी के साथ किया तो सी स्केयर आ जाएगा। इन दोनों में यू स्केयर कॉमन है तो यू स्केयर कॉमन आ गया, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 आ गया, तो सी स्केयर वैसे आ गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू आ गई। मतलब ई एफ जी हमारे पास निकल आए। अब हमने निकालना है क्या, एल एम और एन निकालना है। तो हमें एल एम और एन निकालने में पहले सबसे पहले एन नॉर्मल टू द सरफेस पता होना चाहिए। तो नॉर्मल टू द सरफेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 क्रॉस R2 का पता होना चाहिए। फिर R1 क्रॉस R2 की मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। R1 क्रॉस R2 क्या निकलेगा, आई जे और के की फॉर्म में। ये R1 की वैल्यू क्या आती है, कॉस साइन और ज़ीरो आती है। मतलब कॉस के साथ क्या होता है, ये हमारे पास R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ऐसे लिखा हुआ था कॉस फाई, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, साइन फाई और ये ज़ीरो। मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। अब ये देखिएगा, ये इसको इस फॉर्म में जो मैं ब्रैकेट बंद करके लिखता हूँ, कॉस फाई साइन फाई ज़ीरो, मतलब कॉस फाई के पास हमारे पास आई होता है, साइन फाई के पास जे होता है, और ये जो एंड पे होता है ये हमारे पास के होता है। मतलब पहले के साथ आई होता है, दूसरे का जे और तीसरे के साथ के होता है। तो ये देखिएगा कॉस फाई साइन फाई ज़ीरो आ गया। ये R1 की और ये R2 की वैल्यू हमारे पास थी। ये R2 की वैल्यू आ गई, पहले ये इधर लिखी गई, दूसरी और ये तीसरी। तो जब हमने इसका आई निकालना हो तो आई जब निकालूंगा तो ये आई निकालूंगा तो ये वाला वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इन दोनों का डिटर्मिनेंट लूँगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। जब मैं जे निकालूंगा तो माइनस जे आता है हमारे पास, और जब जे निकालूंगा ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ चली गई, इसको हम ये वाला लेंगे और ये वाली चीज़ लेंगे, ठीक है। तो जब हम दूसरा के करेंगे तो ये आपको पता है, ये करना आता ही है। जब के करेंगे तो हम इसको और इसको लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारे पास हट जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ये वाली वैल्यू बन जाएगी, सी साइन फाई ज़ीरो माइनस ज़ीरो, तो ये वाले आंसर आ जाएगा। ये देखिएगा सी कॉस फाई माइनस ज़ीरो, तो ये वाला माइनस आई जे था, ये मैंने इसको अंदर कर दिया तो ये हमारे पास माइनस सी कॉस फाई हो जाएगा। तो ये देखिएगा इन दोनों में से हमारे पास जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये यू कॉस स्केयर प्लस यू साइन स्केयर आ गया, तो यू कॉमन आया तो ये आंसर इसका 1 आ गया, तो इसके साथ यू के आ जाएगा। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास कुछ आई के साथ ये वाली वैल्यू बच गई, जे के साथ ये वाली और के साथ ये वाली। अब R1 क्रॉस R2 ये हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। हम अगर इसको बंद करके लिखना चाहें, आई जे के फॉर्म की ना लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख लिया। जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो आपको पता है अंडर रूट और इसका स्केयर और इसका स्केयर और इसका स्केयर आ जाएगा। जब ये वाला स्केयर एक्स का स्केयर, मतलब इसको अगर मैं एक्स कहूँ, इसको वाई कहूँ, इसको जी कहूँ, तो एक्स का स्केयर मतलब सी साइन फाई का स्केयर, और इसका स्केयर मतलब माइनस कॉज फाई का स्केयर, और ये यू का मतलब यू का स्केयर। तो इसको सॉल्व करने से ये वाला ये सी स्केयर साइन स्केयर फाई आ जाएगा, ये सी स्केयर कॉस स्केयर फाई आ जाएगा, ये यू स्केयर वैसे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से R1 और R2 की मैग्नीट्यूड ये हमारे पास आ जाएगी। इसको देख लीजिएगा, इन दोनों में से सी में से सी स्केयर कॉमन आ गया, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 बच गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस एन जो एन था यहाँ पे R1 क्रॉस R2 था, तो और नीचे R1 क्रॉस R2 की मैग्नीट्यूड थी। दोनों आंसर मैंने पुट कर दिए तो R हमारे पास एन आ गया। अब इस एन को जब एल निकालना है तो एन डॉट R11 करना है। तो एन की वैल्यू ये हमने अभी निकाली है, और ये एन जो हमारे पास R11 का आंसर क्या आया था, ज़ीरो, तो इसको साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई किया तो ये सारा एल ज़ीरो बन गया। इसी तरह जब मैं एम निकालूंगा तो एम जब निकालूंगा तो आप देखिएगा एन अभी हमने निकाला है और R12 का आंसर मल्टीप्लाई करना है, तो ये R12 का आंसर ये हमारे पास आया था। अब ये देखिएगा, ये साइन फाई इस सी साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस सी साइन स्केयर फाई आ जाएगा, माइनस सी कॉस फाई इस कॉस फाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ था माइनस सी कॉस स्केयर फाई आ जाएगा। ये यू इस ज़ीरो के साथ किया तो ज़ीरो आ जाएगा। इन दोनों में से सी कॉमन आया और साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 बच गया, तो ये एम की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह जब हम n की वैल्यू निकालने जाएंगे तो n हमें पता है n डॉट R22 होता है, तो r ये n की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है और R22 की वैल्यू ये हमारे पास आई थी,
ये वाला माइनस यू कॉस फाई इस सी साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला आंसर आएगा। ये माइनस सी कॉस फाई इस माइनस यू साइन फाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस और ये माइनस प्लस की वैल्यू हो जाएगी और ये आ जाएगा। और ये यू ज़ीरो के साथ किया तो ज़ीरो आ जाएगा। ये माइनस की और ये प्लस की आंसर ज़ीरो, तो ये n इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ये हमारे पास फंडामेंटल फॉर्म हमने फर्स्ट भी निकाल ली और हमने सेकंड भी निकाल ली। फर्स्ट में हमने क्या 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 निकाला, फर्स्ट में हमने ई एफ जी निकाला और सेकंड में हमने एल एम और एन निकाला। और सबसे पहले हमें एन पता होना चाहिए और हमने एन निकाला जब, तो एल एम एन हमारे पास आ गया। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या वैसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।